कहानी की शुरुआत में हमें जेफ नाम का एक आदमी नाव के बीच में बैठा हुआ दिखाई देता है। वो और उसके साथी अलग अलग तरह के सांप पकड़कर उन्हें बेचने का बिजनेस करते थे और इस बार ये लोग सांप पकड़ने के लिए एक ऐसी डेंजरस जगह पर जा रहे थे जिसे शापित माना जाता था। वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक क्रिम्सन एनाकोंडा रहता था। वो इतना खतरनाक था कि किसी को भी बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेता था, यहाँ तक कि अगर उसकी अपनी ही ब्रीड का कोई दूसरा एनाकोंडा हो तो वो उसे भी नहीं छोड़ता था। खैर फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और तभी जेफ की नाव का कैप्टन उससे पहले से ज्यादा पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि वो जगह बहुत डरावनी थी और वहाँ से कोई जिंदा वापस आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। वहाँ उसकी नाव बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, इसलिए उसने एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे। जेफ उसे पैसे निकाल कर दे देता है, लेकिन पैसे देते वक्त गलती से वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही कैप्टन उन पैसों को उठाकर सीधा खड़ा होता है, ठीक तभी जेफ अचानक उसकी गर्दन में चाकू घोंपकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद जेफ उसी चाकू से उसका गला काट कर उसे नदी में फेंक देता है, जैसे पानी में किसी का चारा या खाना फेंक दिया हो। अब उसके बाकी साथी भी ये सब देख लेते हैं। जेफ उन सबको कहता है कि मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और जंगल के अंदर उन्हें एक मूर्ति दिखती है। उस मूर्ति पर बहुत सारे सांपों की फोटो नक्काशी की हुई थी और इसे देखकर जेफ बोल पड़ता है कि इसका मतलब क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी वाकई सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को वहाँ बहुत सारे सांप मिल जाते हैं और इतने सारे सांप देखकर वो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। वो जल्दी जल्दी उन सांपों को अपनी बोरियों में भरना शुरू कर देते हैं, लेकिन इधर जेफ अपनी बंदूक लेकर उस विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा की तलाश में निकल पड़ता है। उन 3 साथियों में से एक जब सांपों से भरी बोरियां नाव में रखने आता है, तब उसे दूर अपने कैप्टन की बिना सिर वाली लाश पानी में तैरती हुई दिखती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अचानक वो लाश फिर से पानी के नीचे समा जाती है और कोई बहुत बड़ी चीज तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। डर के मारे वो आदमी जंगल की तरफ भागता है, लेकिन वो बच नहीं पाता, क्योंकि तब तक उस विशाल एनाकोंडा ने उसे अपने घेरे में जकड़ लिया था। एनाकोंडा उसके शरीर के चारों तरफ लिपटकर उसकी हड्डियां तोड़कर उसे निगलने ही वाला था कि तभी सीन बदल जाता है। अब हम जंगल के अंदर उसके दूसरे साथी को देखते हैं। वो आदमी अचानक कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। दरअसल उसने उस विशाल एनाकोंडा को जमीन पर रेंगते हुए देखा था। एनाकोंडा जब एक पेडीडीएच पर चढ़ता है तो उसका पेट देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने एक पूरे इंसान को निगल लिया है। ये आदमी अपनी जान बचाकर भाग पाता उससे पहले ही अचानक उसके सामने उसके उसी साथी की लाश ऊपर से लटकते हुए नीचे गिरती है। लाश पर कोई अजीब सा चिपचिपा लिक्विड लगा हुआ था, क्योंकि उस सांप ने उसे अपने मुंह से दोबारा बाहर उगल दिया था। पहले आदमी को फेंककर सांप अब उस दूसरे आदमी को अपनी पकड़ में ले लेता है। पैर के साथ उसे जकड़कर सांप उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है और फिर उसे भी खाना शुरू कर देता है। दूर खड़ा जेफ ये सारा मंजर देख रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अपने साथियों को बचाने के बजाय वो वहाँ ऐसे खड़ा था जैसे ये सब उसकी अपनी प्लानिंग या मर्जी से ही हो रहा हो। दरअसल वो उस विशाल एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था और उसने अपने साथियों को यहाँ इस सांप को पकड़ने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसके बाद वो अपनी शॉटगन से एनाकोंडा को बेहोश करने ही वाला था कि तभी जंगल के सभी पशु पक्षी शोर मचाने लगते हैं और ये आवाज सुनकर एनाकोंडा वहाँ से भाग जाता है। सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें बेलिंग नाम का एक आदमी दिखता है। बेलिंग अपने साथियों के साथ एक सर्कस में काम करता था, लेकिन सर्कस बंद हो जाने की वजह से उसने मालिक से वहाँ के सभी आर्टिस्ट्स को खरीद लिया, क्योंकि वो उन सबको साथ लेकर थाईलैंड जाना चाहता था और वहाँ अपना नया सर्कस खोलना चाहता था। वो सब नदी के रास्ते थाईलैंड जाने का प्लान करते हैं, लेकिन जब वो आधे रास्ते में थे तब उन्होंने देखा कि लकड़ी के बहुत सारे कंटेनर्स से उनके आगे का रास्ता बंद है। उनका कैप्टन चाहता था कि वो थाईलैंड जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता पकड़े, लेकिन उस रास्ते से जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। बेलिंग कैप्टन को धमकी देते हुए कहता है कि चाहे जो हो जाए हमें ठीक टाइम पर थाईलैंड पहुंचना ही होगा, क्योंकि वहाँ हमारा शो है और मैंने शो के लिए एडवांस पैसे भी ले लिए। अगर मैं शो नहीं कर पाया तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। जवाब में कैप्टन कहता है कि फिर तो मेरे पास एक ही रास्ता है, हम उन सभी चीजों को डायनामाइट से उड़ा देंगे। ये काम करने से उनके रास्ते में कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, ये जाने बिना ही वो बम से उन कंटेनर्स को उड़ा देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो जाता है, लेकिन देखते ही देखते उनके जहाज पर बारिश की तरह अनगिनत सांप गिरने लगते हैं, क्योंकि उन लकड़ी के कंटेनर्स में सिर्फ सांप भरे हुए थे। ये सब देखकर डर के मारे लोग जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन कई लोग बुरी तरह सांपों के बीच फंस गए। इनमें से लैन नाम की एक लड़की अपनी अक्ल लड़ाकर एक प्रेशर पाइप की मदद से जहाज पर मौजूद सभी सांपों को नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत गिर जाने की वजह से वहाँ छिपे एक आदमी के ऊपर बहुत सारे सांप गिर जाते हैं। सांपों से बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और तैरते हुए नदी के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वहाँ भी एक किंग कोबरा उसे काटने के लिए फन फैलाए खड़ा था। सांप के डसने से पहले ही एक आदमी आकर सांप के ऊपर पैर रखकर उसे कुचल देता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जेफ था, जिसने बेलिंग के साथी की जान बचाई थी। इसलिए बेलिंग उसे अपने जहाज पर ले लेता है। जेफ सबको बताता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक एक्सीडेंट की वजह से जंगल में फंस गया है। अचानक उनमें से एक साथी अपने कान पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जेफ पास जाकर उसके कान को चेक करता है और फिर अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाकर लड़के के कान के पास ले जाता है। तभी अचानक उसके कान से एक छोटा सा सांप बाहर निकलता है और जेफ के हाथ पर काट लेता है, लेकिन सांप के काटने से जेफ का कोई नुकसान नहीं होता। वो तो बड़े आराम से सांप को उठाकर पानी में फेंक देता है। वहाँ खड़ी लैन ये सब नोटिस कर रही थी। लैन खुद एक स्नेक एक्सपर्ट थी, इसलिए वो अच्छी तरह जानती थी कि सांप के जहर से इम्यून होने के लिए, यानी खुद को सुरक्षित करने के लिए, इंसान को अपने शरीर में पहले से ही बहुत सारा जहर पुश करना पड़ता है। वो ये बात बेलिंग को बताती है और कहती है कि मुझे ये जेफ बिल्कुल भी
सही आदमी नहीं लग रहा। देखो, सांप के काटने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ जेफ बोट के कैप्टन से मिलता है। वो चाहता था कि कैप्टन अपनी बोट को जेफ के बताए हुए मैप के हिसाब से एक खास जगह पर ले चले। उस जगह का नाम सुनते ही कैप्टन अपनी बंदूक निकाल लेता है और जेफ पर तान कर कहता है कि अगर तुमने दोबारा वहां जाने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो जगह शापित है? यानी कैप्टन भी क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में पहले से जानता था। कैप्टन की बातें सुनकर जेफ वहां से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेफ के जाने के तुरंत बाद कैप्टन जिस छड़ी से मछली पकड़ रहा था उसे नीचे से कोई बहुत जोर से खींचता है। झटका इतना तेज था कि कैप्टन खुद पानी में गिर जाता है। असल में जेफ ने कैप्टन को पकड़ने के लिए ही ये जाल बिछाया था। उसने कैप्टन को उसी जाल में फंसा लिया था जिससे वो एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था। अब कैप्टन उस एनाकोंडा के लिए चारे का काम कर रहा था। इधर कैप्टन के गायब होने पर लैन को शक हो जाता है। उसे यकीन था कि ये पक्का जेफ का ही काम है। वो जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ उसकी बात टालते हुए कहता है कि ये जंगल है और यहाँ लोगों का गायब होना बहुत नॉर्मल बात है। तभी अचानक उन सबको पानी में हलचल की आवाज सुनाई देती है। सब पूछते हैं कि ये कैसा शोर है। जेफ उन्हें बताता है कि ये बहुत बड़ी और विशाल चीज के आने की आवाज है। हम देखते हैं कि नदी की गहराई में वो विशाल एनाकोंडा जेफ के बिछाए जाल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक जेफ की फिशिंग रॉड नीचे की तरफ जोर से खींचती है। वो जैसे ही धागा समेटने की कोशिश करता है, एनाकोंडा बस कुछ सेकंड्स के लिए उनकी आंखों के सामने तैरता हुआ दिखता है। इतना बड़ा और भयानक एनाकोंडा देखकर सब बुरी तरह डर जाते हैं। एनाकोंडा धागे को इतनी जोर से खींचता है कि जेफ भी पानी के अंदर खींचता चला जाता है। वो जेफ को पानी के नीचे इधर उधर पटक रहा था, लेकिन जेफ भी हार मानने वाला नहीं था। खुद को बचाने के लिए जेफ तैरकर एक छोटी लाइफ बोट पर चढ़ जाता है। उसने अपनी फिशिंग रॉड को भी बोट से बांध रखा था। अब अपनी जान बचाने के लिए जेफ एक नुकीली रॉड से एनाकोंडा के शरीर पर जोरदार वार करता है। इस चोट से एनाकोंडा मरता तो नहीं, बल्कि बुरी तरह जख्मी होकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में एनाकोंडा जेफ की उस छोटी नाव को उठाकर नदी के किनारे ले जाता है और पल भर में अपनी पूरी ताकत से जेफ को उस नाव समेत जकड़ लेता है। दूर खड़े बेलिंग के सर्कस के सभी लोग ये मंजर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जेफ का खेल अब खत्म हो चुका है और वो पक्का मारा जाएगा, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरकर उनके जहाज पर वापस आ जाता है। सबको उसे जिंदा वापस देखकर बहुत हैरानी होती है। जेफ तब पानी के नीचे एनाकोंडा को दोबारा ढूंढ रहा था। उसे पता ही नहीं था कि एनाकोंडा अब उसके पीछे जहाज की छत पर घात लगाकर बैठा है। अगले ही पल वो सांप सबके सामने उस कैप्टन की लाश को अपने मुंह से बाहर उगल देता है। एनाकोंडा ने जिनके सामने लाश फेंकी थी वो डर के मारे दौड़कर एक बाथरूम के अंदर छिप जाते हैं। एनाकोंडा भी तेजी से उन्हें मारने के लिए उनके पीछे लग जाता है। वो लोग जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं और किसी तरह एनाकोंडा को अंदर आने से रोक देते हैं। ठीक इसी समय बाहर से जेफ एक धारदार हथियार से एनाकोंडा पर एक बार फिर हमला कर देता है। इसकी वजह से एनाकोंडा अब जबरदस्त गुस्से में जेफ की तरफ ही बढ़ने लगता है। एनाकोंडा के हमले से बचने के लिए जेफ अब छिप जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते सांप जहाज के अंदर घुस जाता है। वहाँ एक कंपार्टमेंट के अंदर बेलिंग और उसका एक साथी अपनी सांस रोककर छिपे हुए थे। एनाकोंडा उन्हें देख नहीं पाता और उनके ठीक ऊपर से रेंगते हुए आगे निकल जाता है। लैन कंट्रोल रूम में बंदूक लेकर छिपी थी और वो देखती है कि सांप खिड़की के बाहर जा रहा है। वो विशाल सांप छत से नीचे जाकर वॉशरूम की खिड़की के जरिए उनके दूसरे दो साथियों पर हमला कर देता है। उनकी टीम का छोटा लड़का अपनी जान बचाने के लिए लैन के पास भाग कर आता है और सांप भी उसका पीछा करते हुए इसी तरफ आने लगता है। लैन उस लड़के को बचाने के लिए वहां से दौड़ती है। ऐसा भागम भाग के चक्कर में फर्श पर बहुत सारा केरोसिन ऑनेल गिर जाता है। एनाकोंडा जब गुस्से में खिड़की से उन पर हमला करने ही वाला था, ठीक तभी पीछे से उनका एक और साथी मिट्टी का एक घड़ा उस सांप के मुंह में फंसा देता है। घड़े से मुंह निकालने की कोशिश में सांप जहाज की छत पर बुरी तरह छटपटाने लगता है। किसी तरह घड़ा तोड़कर सांप जैसे ही अपना सिर बाहर निकालता है, तभी जेफ पीछे से आकर सांप के मुंह में रस्सी का फंदा डाल देता है। लेकिन जेफ अपने शिकार को पूरी तरह काबू कर पाता उससे पहले ही कंट्रोल रूम में आग लग जाती है। वो आग धीरे धीरे फैलते हुए जहाज में रखे डायनामाइट और बमों तक पहुंच जाती है। इसके बाद जहाज में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सब अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। इस विशाल धमाके में एनाकोंडा वहीं मारा जाता है। अपने जहाज को आंखों के सामने इस तरह जलता देख बेलिंग रोने लगता है। वो बहुत टेंशन में आ जाता है कि अब शायद वो कभी सही समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी ये हालत देख उसका छोटा साथी उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? हम इतने बड़े एनाकोंडा के चंगुल से बच निकले हैं, हमारी जान बच गई है, क्या ये काफी नहीं है? हम जो जिंदा बचे हैं, क्या यही तुम्हारे लिए काफी नहीं है? दूसरी तरफ लैन बहुत अच्छी तरह समझ रही थी कि ये सब सिर्फ जेफ की वजह से हो रहा है। जेफ ने उनके जहाज को एनाकोंडा पकड़ने के जाल के तौर पर इस्तेमाल किया था। वो जेफ से कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इतनी बड़ी मुसीबत हम पर कभी नहीं आती। ये सुनकर जेफ जवाब देता है कि क्या तुम जानते हो उस एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है? अगर तुम उसे पकड़ने में मेरी मदद करते तो आज तुम सब करोड़पति बन जाते। पैसों की बात सुनते ही लालची बेलिंग तुरंत जेफ की टीम में शामिल हो जाता है। वो थाईलैंड जाने की बात पूरी तरह भूल जाता है और जेफ से कहता है कि बताइए उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पैसे कैसे मिल सकते हैं? हमें कहाँ जाना होगा और क्या करना होगा? बस एक बार बोलिए। उनकी बात सुनने के बाद जेफ अपना मैप निकालता है और उन्हें दिखाता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो इस मैप की मदद से मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर ही थाईलैंड पहुंचा दूंगा। बेलिंग का तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा था, इसलिए वो जेफ के साथ जाने के लिए एक पैर पर तैयार था। लेकिन उसके बाकी साथियों को जेफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इधर बेलिंग की एक साथी की तबीयत भी बहुत खराब थी क्योंकि उसे बहुत बुरे कीड़े
ने काट लिया था। उस कीड़े के जहर से वो मर भी सकती थी। ये देखकर जेफ कहता है कि मेरे पास एक ऐसी दवा है जिससे इस लड़की का इलाज पॉसिबल है, लेकिन वो दवा मेरी नाव में है। अगर तुम इसका इलाज करवाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी नाव तक पहुंचाना होगा। अब अपने साथी की जान बचाने के लिए इच्छा न होते हुए भी ये लोग जेफ की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। उनके पास अब कोई नाव नहीं थी, इसलिए वो पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। जाते वक्त जेफ उन्हें सावधान करते हुए कहता है कि यहाँ का पानी गलती से भी मत पीना। इस पानी में ऐसे कीड़े हैं जो एक बार इंसान के पेट में चले जाएं तो ऐसी खतरनाक प्यास पैदा करते हैं कि इंसान मजबूर होकर इसी पानी में डूबकर मर जाता है। चलते चलते रात हो जाती है और वो एक गुफा के अंदर पनाह लेते हैं। वहाँ वो आग जलाते हैं और जेफ एक तरफ बैठकर अपने मैप पर बनी उस एनाकोंडा की फोटो देख रहा था। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हमें दिखता है कि जेफ का असल में उस क्रिम्सन एनाकोंडा से पहले भी सामना हुआ था। एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ ने चालाकी दिखाई और खुद को उन लकड़ी के कंटेनर्स के अंदर बंद कर लिया। एनाकोंडा की नजरों से वो उस बार बच गया था। इसके बाद जब बेलिंग के लोगों ने डायनामाइट से कंटेनर्स उड़ाए तब जेफ वहाँ से निकलकर उनकी टीम में शामिल हो गया। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ जेफ अभी भी मैप को ही देख रहा है। बेलिंग उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम वाकई इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो? जेफ कहता है हाँ, ये एक म्यूटेटेड एनाकोंडा है। तुम इसे एनाकोंडाओं का राजा भी कह सकते हो, जो दुनिया के बड़े से बड़े सांपों या किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है। अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडाओं को वो आराम से निगल चुका है। अगर हम इसे पकड़ लें तो हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। किसी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कीमत करोड़ों में है। लालच में आकर बेलिंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। रात में जब ये सब सो रहे थे तभी बेलिंग के एक साथी की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि उनके चारों तरफ बड़े बड़े एनाकोंडाओं ने घेरा बना लिया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो चौंक कर जाग जाता है और उसे एहसास होता है कि वो असल में उसका एक बुरा सपना था। उनके आसपास कोई एनाकोंडा नहीं था, लेकिन वो ये भी देखता है कि उसका भाई उनके साथ नहीं है। वो बुरी तरह डर कर गुफा के बाहर आता है और देखता है कि उसका भाई पागलों की तरह खुद को नदी के पानी में डुबो रहा है। पास जाकर वो अपने भाई को होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो देखता है कि उसके भाई की नाक से वही जहरीले कीड़े बाहर निकल रहे हैं जिनके बारे में जेफ ने उन्हें पहले ही वार्न किया था। उन कीड़ों की वजह से लगी भयानक प्यास के कारण उसके भाई की वहीं मौत हो जाती है। वो लड़का बहुत रोता है, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए अगली सुबह वो लोग फिर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पैदल चलने का कोई रास्ता ही नहीं था। उन्हें हर हाल में अब पानी में उतरना ही था, लेकिन नदी के खतरों के बारे में जानने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से वो सब डरते डरते पानी में उतर जाते हैं। अचानक एक लड़का पानी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि तब तक एक विशाल एनाकोंडा ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उन लोगों में से जिस लड़के का भाई पिछली रात मरा था वो डर के मारे मंत्र पढ़ने लगता है, पर कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा डरता है वही सबसे पहले मरता है। उसे पता ही नहीं था कि एनाकोंडा का मुंह ठीक उसके पैरों के नीचे था। अचानक एनाकोंडा उसे बहुत बुरी तरह पकड़कर अपनी जकड़ में ले लेता है। लैन उसे बचाने की कोशिश तो करती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि तब तक एनाकोंडा ने उस लड़के की हड्डियां चूर चूर कर दी थी। दम घुटने की वजह से वो मर जाता है और बाकी सब खड़े खड़े बस ये तमाशा देखते रह जाते हैं। एनाकोंडा उस बॉडी को लेकर पानी के नीचे गायब हो जाता है और बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फाइनली वो सब जेफ की नाव तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही जेफ अपने वादे के मुताबिक उन्हें वो दवा दे देता है जिससे बेलिंग की साथी का इलाज हो सके। अब तक वो थाईलैंड के बॉर्डर के काफी करीब पहुंच चुके थे। उनका एक साथी कहता है कि चलो अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जेफ कहता है ना, ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने वादे के मुताबिक तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया है। अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा और मेरी मदद करनी होगी। वो छोटा लड़का पूछता है कि अगर ये मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो भूल जाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर जेफ अपनी बंदूक निकाल लेता है और बेलिंग भी सबको अपना चाकू दिखाने लगता है, क्योंकि वो अब पूरी तरह जेफ का पार्टनर बन चुका था। बेलिंग सबको धमकाते हुए कहता है कि जल्दी करो, जेफ जो कह रहा है वही सही है और तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। लैन कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इतने बड़े एनाकोंडा को पकड़ना नामुमकिन है। जेफ कहता है हाँ, मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। उस एनाकोंडा को तब पकड़ा जा सकता है जब वो खाना खा रहा हो। इतना कहकर बेलिंग और जेफ अपने 2 साथियों को रस्सी से जाल के ऊपर बांध देते हैं। वो उन्हें क्रिम्सन एनाकोंडा के चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। वो छोटा लड़का रोते हुए बेलिंग से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर हम मर गए तो तुम्हारे सर्कस में परफॉर्म कौन करेगा? ये सुनकर बेलिंग पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें सर्कस के लिए थाईलैंड ले जा रहा हूँ? अरे पागल, मैं तो तुम्हें वहाँ इसलिए ले जा रहा था ताकि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकूं। लेकिन अब मैंने अपना प्लान बदल दिया है। अब मैंने जेफ से हाथ मिला लिया है, क्योंकि ये एनाकोंडा मुझे तुमसे कहीं ज्यादा पैसे दिला सकता है। दूसरी तरफ जाल बिछाते वक्त जेफ उन 2 लड़कियों को भी पेड़ से बांध देता है। इसके बाद वो एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो लड़की बहुत चालाक थी। वो जेफ को रोकती नहीं है, बल्कि उसे अपनी बातों में फंसाकर उसकी पॉकेट से बंदूक निकाल लेती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर जेफ को गोली मारने वाली होती है, उसकी किस्मत दगा दे जाती है। बंदूक से गोली ही नहीं निकलती और वो फिर से जेफ के कब्जे में आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि जेफ उसे मार पाता, लैन पीछे से आती है और अपने चाकू से जेफ पर हमला कर देती है। जेफ लैन को धक्का देकर दूर गिरा देता है। इसी बीच मौका पाकर दूसरी लड़की जेफ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है। लैन भी हिम्मत नहीं हारती और जेफ के ऊपर चढ़कर उसका गला घोंटने की कोशिश करती है। इस छीना झपट्टी और लड़ाई के बीच अचानक एक गोली चल जाती है।
सीन कट होता है और हम उन दो लोगों को देखते हैं जिन्हें जेफ ने एनाकोंडा के चारे के तौर पर बांध रखा था। एक विशाल एनाकोंडा अब उन्हें खाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दूर खड़ा बेलिंग अपनी आंखों से ये तमाशा देख रहा था और उसने जाल की रस्सी पकड़ रखी थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जहां वो दूसरों की मौत का तमाशा देख रहा है, ठीक उसके पीछे उसकी अपनी मौत खड़ी है। एक और विशाल एनाकोंडा उसकी तरफ नजरें गड़ाए बैठा था। बेलिंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही एनाकोंडा ने अचानक उसके सिर पर हमला कर दिया और उसे वहां से उठाकर ले गया। इसकी वजह से उसके हाथ से जाल की रस्सी छूट गई और उन दो लोगों का जाल ऊपर की तरफ खींच गया। एनाकोंडा और उन दोनों के बीच दूरी बढ़ जाने की वजह से उनकी जान बच गई। इधर जेफ गुस्से में उस लड़की को मार डालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी लैन बहादुरी दिखाती है। वो पीछे से लकड़ी के एक बड़े टुकड़े से जेफ के सिर पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। जेफ के बेहोश होते ही वो दोनों दौड़कर अपने उन दो साथियों के पास जाते हैं और उन्हें जाल से आजाद कर देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि जेफ को होश आ जाता है। ये देखकर वो सब बुरी तरह डर जाते हैं, मगर इस बार किस्मत उनका साथ देती है। एक विशाल एनाकोंडा आकर जेफ को वहां से उठाकर ले जाता है। ये सब अपनी जान बचाकर जेफ की नाव की तरफ दौड़ते हैं ताकि वहां से भाग सकें, लेकिन लैन के उस साथी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि हाथापाई के दौरान जो गोली चली थी वो उसी को लगी थी। वो वहीं सबके सामने बहुत बेरहमी से दम तोड़ देता है। बाकी बचे हुए लोग जल्दी से नाव पर चढ़कर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाव खराब हो चुकी थी। तभी अचानक उनके एक साथी की पीठ पर पीछे से एक गोली आकर लगती है। वो साथी अपनी गर्दन के पास से गोली निकालता है और देखता है कि ये एक शॉटगन की गोली है। इसका मतलब किसी ने उसे बेहोश करने के लिए ये गोली चलाई है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जेफ था। यानी उस एनाकोंडा के हमले के बाद भी वो बच गया था और अभी भी जिंदा था क्योंकि उसने उस एनाकोंडा का सिर काटकर उसे मार डाला था। जेफ यहाँ एक बार फिर इन तीनों को बांधकर क्रिम्सन एनाकोंडा के चारे के तौर पर खड़ा कर देता है। वो इनके चारों तरफ नुकीली लोहे की रॉड लगा देता है और जाल की रस्सी पकड़कर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते बहुत सारे एनाकोंडा इन तीनों पर हमला करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। इन तीनों को लगता है कि अब उनकी मौत पक्की है, वो अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन यहाँ किस्मत एक बार फिर उनका साथ देती। सारे एनाकोंडा कुछ भयानक चीज देखकर वहां से भाग जाते हैं। असल में वो वहां एक बहुत बड़े एनाकोंडा को देखकर भागे थे। अब वो एनाकोंडा अपना विशाल मुंह खोलकर इन्हें खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करे कोई और उस पर हमला कर देता है और यही है वो क्रिम्सन एनाकोंडा द किंग जिसकी तलाश में जेफ था। इसका साइज बाकी एनाकोंडा के मुकाबले 10 गुना बड़ा था। यह क्रिम्सन एनाकोंडा धीरे धीरे इन तीनों को अपनी जकड़ में ले लेता है और जब उन्हें लगभग खा ही चुका होता है, ठीक तभी जेफ रस्सी छोड़ देता है और एनाकोंडा को अपने जाल के अंदर फंसा लेता है। खुद को छुड़ाने के लिए क्रिम्सन एनाकोंडा छटपटाने लगता है, पर जब वो जाल से बाहर नहीं निकल पाता तो वो अपने दांतों से जाल को फाड़ देता है और एक तरफ से बाहर निकल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए ये क्रिम्सन एनाकोंडा जंगल की तरफ भागता है। जेफ उसे दोबारा फंसाने की बहुत कोशिश करता है पर कामयाब नहीं हो पाता। उल्टा इस छीना झपट्टी में बेवकूफ जेफ खुद एक पेड़ के साथ उलझ जाता है। इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, क्रिम्सन एनाकोंडा उसे उस पेड़ समेत अपनी लपेट में ले लेता है। एनाकोंडा को देखकर वहां खड़े बाकी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी वो छोटा चालाक लड़का अपना दिमाग चलाता है और अपने दांतों से उस रस्सी को काटने की कोशिश करने लगता है। उसे उम्मीद थी कि शायद वो बच जाए, इसलिए वो इतनी जोर लगाता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उधर जेफ अब उस क्रिम्सन एनाकोंडा की पकड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो भागने की कोशिश करता है पर एनाकोंडा अपनी पूंछ से उसे लपेटकर दोबारा अपने पास खींच लेता है। इसके बाद वो उसे बहुत मजबूती से जकड़ लेता है। जेफ की गर्दन पर अपना मुंह रखकर सांप अपनी पकड़ इतनी टाइट कर देता है कि जेफ की हड्डियां टूटने लगती हैं। इसके बाद एनाकोंडा जेफ को जिंदा निकल जाता है। इधर ये तीनों रस्सी काटकर खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाते हैं। जेफ को खाने के बाद क्रिम्सन एनाकोंडा अब इन्हें मारने के लिए दौड़ता है और ये सब भागकर लकड़ी के एक कंटेनर के पास पहुंच जाते हैं। वो छोटा लड़का अपनी जान बचाने के लिए कंटेनर के अंदर घुस जाता है और एनाकोंडा उसे देख लेता है। एनाकोंडा उसके पीछे कंटेनर के अंदर घुसने ही वाला था कि लड़का दूसरी तरफ का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जो पूरी तरह बंद था। समय निकलता जा रहा था और एनाकोंडा बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। एनाकोंडा के निगलने से ठीक पहले उसके बाकी साथी बाहर से कंटेनर का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और वो लड़का बचकर बाहर आ जाता है। ये सब आगे की तरफ भागने लगते हैं। इन्हें लग रहा था कि ये शायद अब नहीं बचेंगे, लेकिन इस बार किस्मत इनके साथ थी। इन्हें पता भी नहीं था कि ये जंगल के उसी हिस्से में पहुंच गए हैं जहां जेफ ने नुकीले तार लगा रखे थे। एनाकोंडा बहुत स्पीड में था और उन तारों से टकराने की वजह से उस विशाल एनाकोंडा का सिर कटकर शरीर से अलग हो जाता है। पीछे मुड़कर जब वो देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी जान बच गई। उनकी नजर में एनाकोंडा मर चुका था और वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब वो कोई नया खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि इस जंगल में ऐसे और भी एनाकोंडा हो सकते हैं। इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाते हैं। और कहानी के बिल्कुल आखिरी सीन में हम देखते हैं कि असल में वो क्रिम्सन एनाकोंडा मरा नहीं है। जैसा कि जेफ ने पहले कहा था कि वो एक म्यूटेटेड एनाकोंडा है, वो अपने कटे हुए सिर को रीजनरेट कर लेता है, यानी उसका नया सिर फिर से उगाता है और अब वो एक बार फिर जिंदा हो चुका है। और ठीक यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।